उपसभापति जी, मैं इस देश के आम गरीब छोटे व्यक्ति की एक समस्या सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ। उपसभापति जी, अनाज भंडारण की समस्या गंभीर होती जा रही है। उसका प्रबंधन बिल्कुल नहीं हो रहा। एक तरफ किसान खून पसीना लगाकर अन्न पैदा कर रहा है, सरकार संभल नहीं पा रही, लाखों करोड़ों का अनाज खराब हो रहा है। इस देश का दुर्भाग्य है कि सब्जी फल पैदा करने में दुनिया में भारत दूसरे स्थान पर है, लेकिन 40-50 हज़ार करोड़ रुपए की सब्जियां फल नष्ट हो जाते हैं। लगभग 80,000 करोड़ रुपए का अनाज खराब हो जाता है। ये एक विचित्र दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। और दूसरा दृश्य एक और है। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक चर्चा में कुछ शब्द कहे हैं, वो मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सप्रेस्ड इट्स कंसर्न over unabated starvation deaths in the country and asked the union and state government to ensure that no one should die due to hunger. फिर कहा है, you can't have two Indians. What is this stark contradiction in our whole approach in eradication of malnutrition? You say you are a powerful country, but at the same time starvation deaths are taking place in various parts of the country. ये सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा। और भी रोज़ खबरें आ रही हैं। कहीं पर कोई एक महिला अपने बच्चे को 1,000 रुपये में बेचने पर मजबूर हो जाती है। कहीं पर कोई महिला पदम बोरा 7,000 रुपये में अपने बच्चे को बेचने पर मजबूर हो जाती है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जिसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति ये है कि आज देश के भंडारों में 640 लाख टन अनाज है। इस साल 170 लाख टन और आने की संभावना है। कुल 810 लाख टन अनाज हो जाएगा। भंडारण क्षमता केवल 460 लाख टन है। इसका मतलब कि 300 से लेकर 400 लाख टन अनाज बाहर रखा है, खराब होता है, बर्बाद होता है। ये स्थिति है। अनाज रखने पर, केवल रखने पर इस सरकार के 484 रुपये प्रति वर्ष प्रति क्विंटल खर्च आता है। इस सारी परिस्थिति जो आज है, जिसको बार बार देखने की हमारी मजबूरी होती है, और टीवी पर जब अन्न के भंडार बर्बाद होते दिखाई देते हैं और जब अखबार में कहीं पर भूखमरी का समाचार आता है, तो किसी भी देशभक्त का सिर शर्म से झुक जाता है। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं 2 सुझाव सदन के सामने और सरकार को बताना चाहता हूँ। आप एकदम 400 लाख टन अनाज रखने के लिए गोदाम नहीं बना सकते। बहुत पहले योजना बननी चाहिए थी, लेकिन 3 काम कर सकते हैं। पहला मेरा सुझाव है कि 1 महीने का राशन हम करोड़ों लोगों को देते हैं। हम ऑप्शन दें कि 1 महीने की बजाय 6 महीने का उनको देने की कोशिश करें, और एक इंसेंटिव दें ताकि 6 महीने का राशन इकट्ठा कर लें। उपाध्यक्ष महोदय, केवल इससे 175 लाख टन भंडारण क्षमता सरकार की ओर बढ़ जाएगी। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 60,000 करोड़ रुपए का अनाज बर्बाद होता है। भंडारण जो किया जाता है उसका खर्च 480 रुपये प्रति क्विंटल आता है। इकोनॉमिक कॉस्ट अलग है, लेने में, ले जाने में, गोदाम तक पहुंचाने में वो खर्चा अलग है। केवल गोदाम में रखने का 480 रुपये प्रति क्विंटल खर्च आता है। इसे मैं सुझाव देना चाहता हूँ, अगर आप 6 महीने का इकट्ठा राशन देंगे तो 6 महीने राशन रखने का खर्चा आपका बच जाएगा, और 1 किलो राशन
6 महीने रखने पर आपका खर्चा 2 रुपये 40 पैसे आता है। जब 6 महीने के लिए अनाज लोग ले जाएंगे तो आपके 2 रुपये 40 पैसे बचेंगे। 40 पैसे सरकार अपने पास रखे और 2 रुपये किलो अनाज सस्ता कर दे। आज की कमर तोड़ महंगाई के ज़माने में उन करोड़ों लोगों को अगर 2 रुपये किलो अनाज आप सस्ता देंगे तो 6 महीने का अनाज उठ जाएगा। और मैं निवेदन करता हूं सरकार से, अभी कल हमने 60 साल पूरे होने का जश्न मनाया। सरकार घोषणा करे कि उसी उपलक्ष्य में हम देश के करोड़ों लोगों को अब सारे का सारा राशन 2 रुपये किलो सस्ता दे रहे हैं। एक भी पैसा आपकी जेब से नहीं निकल रहा। 6 महीने रखने पर जो आपका खर्चा आता 2 रुपये 40 पैसे, उसमें से 40 पैसे आप अपने पास रखिए और 2 रुपये ट्रांसफर कर दीजिए उपभोक्ता को। गरीबों को अनाज सस्ता भी मिल जाएगा और 175 लाख टन की भंडारण क्षमता आपकी डिस्पोजल पर हो जाएगी। ये गरीब के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। 1 क्विंटल 1 साल गोदाम में रखने का हमारा खर्चा 484 रुपये है। अगर हम नहीं रखते, किसान अपने पास रख रहा है, तो आपके 484 रुपये प्रति क्विंटल बच रहे हैं। तो हम ये कहें किसान को कि जब हम तुमसे अनाज उठाएंगे 484 रुपये प्रति क्विंटल तुमको ज़्यादा दे देंगे। प्रकाश सिंह कहने लगे मेरी समस्या हल हो जाएगी। गोदाम भंडारण का विकेंद्रीकरण हो जाएगा। 60 वर्ष पूरे होने के बाद मैं समझता हूं इन बातों पर सरकार को विचार करना चाहिए। मैंने संक्षेप में अपनी बात रखी है, लेकिन भंडारण न होने के कारण, अनाज सड़ने के कारण एक तरफ भूखमरी से लोग मर रहे हैं, दूसरी तरफ 60,000 करोड़ रुपए का अनाज नष्ट होता है। 50,000 करोड़ रुपए की सब्जियां और फल नष्ट होते हैं। शर्म आती है, शर्म आती है। पूरा देश उस पर चिंता व्यक्त कर रहा है। धन्यवाद सर। अनाज के भंडारण किए जाने के विषय में जो माननीय सदस्य ये महत्वपूर्ण चर्चा लेकर आए हैं सदन में, ये महत्वपूर्ण विषय है जिसका बहुत शीघ्र और बहुत आवश्यक समाधान किया जाना बहुत आवश्यक है। महोदय, जो मुझे जानकारी हुई कि अनाज के भंडारण के लिए जो ये गोदाम बनवाए जा रहे हैं, उनका किराया तय किया है कुछ उस तरह से कि कितना टन इसमें अनाज आएगा। तो एक सुझाव तो मैं ये देना चाहती हूँ यहाँ कि गोदाम की कितनी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, उसी आधार से किराया तय होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। ये टन वाले हिसाब से पारदर्शिता नहीं रहेगी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा इसमें कि किस गोदाम में कितना टन अनाज आ जाता है। तो टन और मन की जगह इसको गोदाम की सीधी सी बात है कि उसमें उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितने हैं, उस फीट के वर्ग फीट के हिसाब से उसका किराया निश्चित होना चाहिए ताकि पारदर्शिता रहे। एक बात ये। दूसरी बात सर, कई जिलों में अभी भी ये आवश्यक नहीं समझा गया है, जो मैंने सूची ली जैसे राजस्थान की, अजमेर जिले में भंडारण के लिए एक भी भंडार नहीं खोला जा रहा है। जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में, अजमेर जिले में भी बहुत बड़ा ग्रामीण क्षेत्र है, जयपुर जिले में भी है, वहाँ भी आवश्यकता नहीं महसूस की है। मैंने कारण जानना चाहा तो पता लगा कि क्योंकि वहाँ इतनी कैपेसिटी है कि वहाँ भंडारण के लिए अतिरिक्त कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है भंडार गृह। मेरे तो ये बात गले उतरी नहीं सर। और अगर इस बारिशों में इन जिलों में जहाँ ये ज़रूरी नहीं समझा गया, अनाज अगर ख़राब होता है तो उसकी जिम्मेवारी फिर सरकार के ही इसी
रिसर्च और इसी निर्णय पर आएगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि वो देखें इसको अच्छी तरह से। सर, किसान को इससे एक लाभ ये होगा कि भंडार गृह में उसे औने पौने दाम में अपनी फसल नहीं बेचनी पड़ेगी बिचौलियों को। जो बिचौलिए हैं मार्केट में, उन्हें लगता है भैया किसान कहाँ जाएगा, इस बार भी बम्पर फसल हुई है पूरे देश में, अनाज की भारी फसल हुई है। अब बिचौलिए दलाल जो हैं, जिनका जमाखोरों से और किसानों से संपर्क रहता है, किसान कई बार अब इतनी बम्पर क्रॉप हुई है तो सस्ते दामों में अपनी मेहनत का वो अनाज बिचौलियों की मार्फत सस्ते दामों में उसे देना पड़ता है मजबूरी में, इसलिए कि कल को कहीं बारिश गिर गई तो ख़राब ना हो जाए। लेकिन अगर भंडारण की सुविधा उसे मिली तो वो भी अपना समय लेकर के 4 महीने में 6 महीने में उस फसल को बेच के और उसके पूरे पैसे, पूरा मुनाफा उससे कमाने का मौका मिलेगा। ये भी उसे फ़ायदा मिलेगा ये भंडारण की सुविधा होने से। महोदय, एक तो बोरियों के बारे में आखिर क्यों नहीं ये एकदम शॉर्टेज कैसे आ गई? कभी अनाज की शॉर्टेज तो हुआ करती थी, वो तो सुना, लेकिन बोरियों की शॉर्टेज आ गई। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। शॉर्टेज हुई है कि शॉर्टेज की गई है, ये क्या बात है? तो ये एक अचरज की बात है। इस पे सरकार देखे और ये जो भी जमाखोर लोग और जो भी ये सटोरी है और बिचौलिए हैं, ये जो मिलकर के इस तरह के करतब करते हैं किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने हित में, इनको देखते हुए कड़ी कार्रवाई सरकारों को सब जगह करनी चाहिए, न केवल केंद्र सरकार को बल्कि सब राज्य सरकारों को। और ये केंद्र सरकार का नहीं, हर राज्य सरकार का कर्तव्य फ़र्ज़ है कि उनके यहाँ एक भंडारण की सुविधा पूरी रहे। अब अनाज जो अन्नदाता पैदा करता है हमारा किसान, वो उनका बर्बाद न हो, व्यर्थ न हो, समय पर वो उसे बेच सकें, उसके फसल के पूरे पैसे ले सकें। महोदय, अभी हमारे कई मान्य सदस्यों ने बहुत बेहतरीन और उपयोगी विचार सदन के सामने रखकर गेहूं और दूसरी उपज के रखरखाव के बारे में अपनी राय व्यक्त की है। चूंकि हम लोग खेत खलियान से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए उपसभापति महोदय, मैं सरकार को एक राय अपनी पार्टी की ओर से देना चाहता हूं, अपनी ओर से देना चाहता हूं। ये बात सही है कि वेयर हाउसिंग की कमी है, वो बजट की वजह से है या इच्छा शक्ति की कमी से ही, हम नहीं जानते। लेकिन ये सत्य है कि गेहूं और दूसरा अनाज कहीं ना कहीं व्यर्थ हो रहा है, चाहे बरसात के पानी से हो या चूहों के खाने से हो या दूसरी बीमारी से हो। तो हम लोगों ने गांवों में भी अक्सर देखा है कि गांवों में पंचायत लेवल पर पंचायत हाउसेस बने होते हैं। 4-4, 5-5 गांवों की पंचायत होती है जिसे न्याय पंचायत कहा जाता है। 5-5, 6-6 न्याय पंचायत का ब्लॉक होता है और कई कई ब्लॉकों की तहसील होती हैं। माननीय मंत्री जी और सरकार के हमारे नुमाइंदे अगर हमारी बात पर ध्यान देंगे तो मैं ये सुझाव दे सकता हूं कि न्याय पंचायत स्तर पर अगर सरकार न्याय पंचायत के अंतर्गत आने वाले किसानों के समूह को एक संगठित रूप से एक कमेटी या समिति बनाकर उनको इस बात का अधिकार दे दें, कुछ सरकार की ओर से सब्सिडी देकर कि वो न्याय पंचायत स्तर पर अपने गेहूं के भंडारण के लिए आपस में कोऑर्डिनेशन बना के सरकार की सब्सिडी और अपने प्रबंध से अगर न्याय पंचायत स्तर पर गेहूं और फसलों के भंडारण की व्यवस्था के लिए कुछ हाउसेज का निर्माण करने की पहल अगर सरकार करती है तो निसंदेह इस गेहूं के भंडारण की समस्या में कुछ ना कुछ कमी जरूर आ सकती है। हम समझ सकते हैं कि देश बड़ा है, सरकार के सामने बहुत सारी मुश्किलें, जिम्मेदारियां, प्राथमिकता हो सकती हैं, लेकिन विपक्ष और तमाम दल के लोग
इस बात की चिंता हमेशा रखते हैं कि जो भी देश का उत्पादन है, किसानों को उस उत्पादन का सही दाम मिले, जो उत्पाद हमारे देश में पैदा हुआ वो सही लोगों के घरों तक पहुंचे। इसलिए हम सरकार से कहेंगे कि इसको थोड़ा सा निचले स्तर पर जाकर आप सोचें, स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प लें, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स की हेल्प लें, पंचायत लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर आप कोई कमेटी किसानों का समूह गठित करके उन्हें उस बात के लिए ऑथराइज करें कि वो कुछ फंड अपने पास से कुछ सब्सिडी के जरिए अर्जित करके पंचायत लेवल पर वो ऐसे भंडारण स्वयं ही बना लें जिसके जरिए उनके उपज को सही तरीके से रखने की व्यवस्था हो सके। महोदय, बोरी कम होने का मामला हमारे सदन में कई मान्य सदस्यों के द्वारा उठाया गया। सत्ताधारी पार्टी की मान्य सांसद महोदया ने भी उस पर चिंता व्यक्त की है। अब चिंता व्यक्त करना तो अच्छी बात है, लेकिन सरकार के हाथ कहां बंधे हैं? सरकार को किसने रोका है बोरियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए? सरकार को किसने रोका है भंडारण बनाने की व्यवस्था करने के लिए? सरकार के सामने कहां है मुश्किल गेहूं की उपज को बचाने के लिए? इसलिए मैं कहूंगा महोदय कि सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि देश और समाज के लोग भरोसा नहीं करेंगे। जब हम बोरी नहीं दे पा रहे हैं तो वेयर हाउसिंग कैसे देंगे? लोग हम पे कैसे भरोसा करेंगे? इसलिए इस पर भी चिंता करने की आवश्यकता है। Sir, when I was a school student, I still remember that Jawaharlal Nehru once said that the black marketeers will find them hanging in the lamp post. And we are very much inspired. But now, after 60 years we observed here, we are witnessing instead that poor farmers are finding their place as hanging. Sir, many say why the situation has arisen, because it depends on weather condition. Now, sir, during the last 5 years, huge quantity of food grain have been damaged. During the last few years, previously this picture was not there. It is not in the agenda previously so much. And the Supreme Court has to intervene. And during the above period, we have experienced steep rise in prices of essential commodities. And how many times we have discussed here in one form or another. Arjun Sengupta report we have discussed here, sir. ₹20 per head per day. So remember, sir, even the minister today placed some figures here, how the essential food commodities, what is the picture here. I have also one information from the monthly average retail price of potato or some other articles. The mustard oil price, it was 76.56 last year, now it is 100 rupees. This figure is quoted by the government. Many other potato is there, tomato is there, onion is there. So this picture is there, sir. Sir, we have demanded you ban the forward trading. I remember once the finance minister here, he said
Well, one or two items, we'll do that. We'll try to do that. Nothing is happened. The other side has rejected our demand for the universal PDS at an affordable price. They have rejected the demand. So how they were to answer how to tackle this problem. Now the Supreme Court, after now today, there is another, I find, another reply. They said, in the unstarred question in today's, food grain godowns in the country are not in poor condition. Are not in poor condition. That is the reply, sir. However, some quantities of food grains get damaged due to rain, floods and natural calamity. However, some quantities, not in poor condition. This is the reply, sir. What about the irrigation system of the country? How much money is spent there? What is the quantum of coverage? What is the coverage? After 60 years, people depend on Allah. Sir, unless the government change its mind, unless there is a shift in policy towards the people, towards the poor people, things will not change itself. I demand that the government, today's government, should think over these subjects and the issues and the demand raised by us. Thank you, sir. Thank you very much, Mr. Deputy Chairman. As I look at the analysis and statistics in relation to the public distribution system, one is reminded really of what the Bourbons had once said: learning nothing and forgetting nothing. If you look at the history of famine in India, it is evident that the major famines in India have not been caused by shortage of food grains, but they have been caused by distortions in the public distribution system. In 1943, writing about the famous famine of Bengal, Professor Amartya Sen said that 3 million people died in that famine, not because food grains was in awesome short supply, but because of the artificial distortion with which the entire public distribution system was confronted. Many years down history, government does not seem to have learnt any lesson, and that is why I said, almost like the Bourbons, forgetting nothing and learning nothing. What are the facts, sir? Broad facts remain that the total storage capacity is 300 lakh tons in the FCI godowns. If you add 153 lakh tons as far as states are concerned, the total storage capacity is 454 lakh tons against a figure of 654 lakh tons as was the entire stock available on the 6th of June of 2011. A shortage clearly of 200 lakh tons accepted by government itself. For instance, look at the implications of this. In the Nandi survey conducted in only 112 districts in India suggests that 42% children under the age of 5 are underweight and 59% of the children are stunted. Half of them are really below the age of 2 years. The Supreme Court was naturally therefore prompted in 2010, and what did they say? What they said is rather pathetic and telling. And I quote from the judgment of the Supreme Court. They said, and I quote, "Give it to the hungry poor instead of the grains going down the drain." That is what Justice Bhandari and Justice Verma had said. And the courts directed the government to establish adequate go-down so that the food grains which were rotting could be given easily to the poor. And according to the Agriculture Minister, the FCI is losing
almost 27 crores a day. According to the admission made by the minister himself, 28,000 crore has been lost to government, would have been adequate to feed 2 crore people in 1 year in the last decade on account of the distortion in the food grains. The distribution loss, sir, is 30% of the grain supplied, plagues the entire distribution system, doesn't reach government. Government has acknowledged that 58,000 crore worth of food grains every year are really destroyed due to the food shortage. In fact, Mr. Thomas, you yourself have admitted in a recent statement and a written reply, and I quote from your speech, Mr. Thomas, in which you say, there is a wastage of food starting from the point of harvest, procurement, storage, distribution, transportation, and even at social functions like marriages. I think you are very correct, but it is for you to come up with a game plan. Look at the astonishing figures. Only 2% of the fruit and vegetables in this country, sir, is processed. This is in contrast to 30% in Thailand, 70% in Brazil, 78% in Philippines, and 80% in Malaysia. Between 15 to 20% of the cooked food on special occasions are really wasted, and 30% of the country's fruits and vegetables perish due to absence of adequate cold storage. Sir, Mr. Deputy Chairman, in the light of all these very grim but very telling statistics, Minister, you must look for out-of-the-box solution. You must look for some innovative answers. And I have for your consideration 7 suggestions to make. First and foremost, my first suggestion is abolish the interstate food sales, which takes away the distortions of India as a free market. You have one large common market, but your restrictions on movement of food grains from one zone to another, one state to another, is something quite mind-boggling. When will India have one free common agricultural market to really prevent these kind of distortions? Think about it. It is time we should do so. Second, do not force the FCI to buy the entire amount that the farmer sells. This is a policy which is fraught with danger. You have a shortage of 200 lakh tons of storage capacity. You cannot have a magic wand. Forcing the FDI into courses of action which are non-commercial and non-remunerative is something you should think of. Third, technology permits you to be able to track down the country's gross consumption figures and for store it only what you require in that particular zone. Fourth, have an online tracking system in which you are able to track down the rotting food grains and improper storage, and also know where the areas of shortage and deficiency lie. Have a system where a technology website can enable you more expeditious and more efficacious use of the food material you have. Fifth, sir, right back in 1979, you had agreed as part of the Save Grain Food campaign to have one good storage capacity in every to have in every subdivision and even in large panchayats, certainly in districts. Have modern silos, have public-private partnership, incentivize it in a manner far more than you have been able to succeed. What you have done so far has been inadequate to get public-private partnership going, particularly at the local levels of administration. Sixth, get rid of these peculiar distortions. Bihar, for instance, had little or no procurement of food grains. Almost every district in Bihar does not have the capacity to be able to store food grains. Get rid of these obvious large distortions between areas which have endemically consumption and production and storage deficits. And finally, sir, you ought to have the Food Security Bill and the Food Security Act, which is in the anvil. That will, Minister, compound your problems.
shortage in the midst of plenty. We have plenty of food grains. From 1950, we have quadrupled our food production from 50 million tons to 100 tons to 100 tons to 150 tons, 150 tons to 200 tons, and now we are crossing 250 tons, 250 million tons. This is how we are progressing. It's true, our population is progressing. But as my predecessor, Honorable Mr. N.K. Singh says, we are 7th or 8th in the hunger index of the world. How is it so? This is the paradox we must have to understand and we must try to solve. And this is what through you, I request the Minister to understand and do something. Sir, the point is, we have reached a fairly, I won't say we have reached the Chinese level of, say, 500 million tons to that, but our production is sufficient at our own level to feed our own people. Yet, we are unable to do so. The causes are very well known. It is not a shortage of food. It is the inability to access the food. We do not have the ability to access the food because we don't have the purchasing power. Because we are poor, we can't do that. I would not go to very big dissertation. I will make 2 or 3 very short points for and practical points for the Honorable Minister to consider. Number 1, we had succeeded fairly well in late 70s in Food for Work program. It was a very good success. It did 2 things. The hungry people got food directly, and the supply of food into the market direct through the workers resulted in stability of prices in the food market, in the grain market, in the villages. ये वही देश अशीमन हमने भी देखा। लाल गेहूं इस देश में अमेरिका से आता था और इस देश के लोग लाइन लगा के उस लाल गेहूं को, जिसको अंग्रेज लोग जिसकी बियर पी लेते थे और उसके बाद उस गेहूं को हिंदुस्तान में बेचते थे, उस हिंदुस्तान के लोगों ने उस गेहूं का काका के श्रीमन हरित क्रांति लाके अपने उस खेत से उत्पादन बढ़ाया, इस देश को आत्मनिर्भर किया। लेकिन आत्मनिर्भर के बाद आपने किसानों के लिए क्या किया? हम बजट में कहते हैं कि हमारा बजट गांव की ओर का बजट है। 70% गांव में रहने वाली जनता को हम बजट से लाभ दे रहे हैं। अगर लाभ दे रहे हैं तो आज किसानों के सामने क्यों समस्या है? श्रीमान, आज विश्व में अधिकांश देशों में किसान को जो सब्सिडी दी जाती है, डायरेक्ट सब्सिडी दी जाती है। किसान के उत्पादन की मार्केटिंग की जिम्मेदारी सरकार की होती है। लेकिन आपने क्या दिया? आप बीज महंगा दे रहे हैं, खाद महंगा दे रहे हैं, पानी महंगा दे रहे हैं, लेबर महंगा दे रहे हैं, किसान को सब महंगा दे रहे हैं, लेकिन किसान का उत्पादन आप सस्ता ले रहे हैं। हमारा कहना है, जब तक गेहूं आप 1500 रुपए क्विंटल नहीं करेंगे, तब तक इस देश का किसान संपन्न नहीं हो सकता। इसको आप जो एपीसी, मैं मंत्री जी कहूंगा, आप जवाब दीजिएगा, एपीसी के मेंबर आप पढ़ दीजिएगा। और मैंने जो एडवाइजरी कमेटी की जो नाम लिए, जिसमें 2 नाम मैंने लिए, तीसरे अपने डॉक्टर साहब जो यहाँ मेंबर हैं वो उसके मेंबर थे, बाकी और लोग थे। मैंने जो नाम लिए आप जवाब दे दीजिएगा, मैंने गलत तो नहीं कहा। अगर मैं सही कर रहा हूं तो इसमें सुधार लाने की जरूरत है कि नहीं, आप इस पे विचार करें। और आप पंजाब में 100% गेहूं खरीदेंगे, हरियाणा में 100% गेहूं एफसीआई खरीदेगी, आंध्र प्रदेश में 100% गेहूं एफसीआई खरीदेगी, लेकिन श्रीमान उत्तर प्रदेश में कुल उत्पादन का 40% ही एफसीआई खरीदती। क्यों हमारे प्रदेश के साथ ये भेदभाव? मैं गलत कर रहा हूं तो वो भी आप जवाब में कह दीजिएगा। आप क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में, हम उत्तर प्रदेश से सिर्फ इतना गेहूं उत्पादित कर सकते हैं, हम पूरे देश को खिला सकते हैं, बाकी तो सरप्लस गेहूं जाएगा। So, Deputy Chairman, when we became independent in 1947, the country was producing 6 million tons of wheat. This year, Punjab alone has over 17 million tons, and Madhya Pradesh has over 12 million, 8 to 10 million tons. Punjab procurement is about 12.5 million tons, Punjab alone. Look at, I said 6 million tons in 1947, the whole country. Now the Punjab alone provides
doubled for the public distribution system. Therefore, Mr. Chairman, we need an enduring solution, not merely ad hoc and temporary solutions. They are very important. Right now, we have to do that, like what you suggested, many steps which you suggested. But I think we should now find a more enduring solution to this problem. I would suggest for the consideration of the government and the minister that we need a National Food Grains Management Board, which should consist of all the players, only post-harvest management, not production side at all. Once the grain is harvested, the processing, the storage, marketing, distribution, PDS and so on. I would post-harvest handling, storage, movement, marketing and distribution. I would also like to suggest that this kind of board, National Food Grains Management Board, may confine itself to the commodities which are included in the National Food Security Act, namely the nutri-millets, bajra, jowar, makkah and so on, and then wheat and rice, only the grains which are included in the Food Security Bill. It can also be a virtual board. It need not be, it can be a 21st century organization, not necessary to have huge building and huge number of staff and so on. But it should have all the major players, starting with FCI, the Jute Board, the Railway Board, the Surface Transportation Ministry, the Warehousing Corporation, the private sector, which is also becoming very important. I have seen in the Punjab, where I am going day after tomorrow, every year I go there to study the storage, Punjab, Haryana, and it's an exhilarating sight. It is what I call ecstasy and agony. You see ecstasy in the sense what our farmers are doing, the grains coming like gold, golden. At the same time, how we are storing them, that gives you the agony. It is important that we include the private sector, the Grain Storage Institute, and scientific institutions like CFTRI and so on. It must be a coordinating and proactive planning action program. And also, I think this kind of body, a coordinating body, I want to also serve, since FCI is mentioned, I have gone through this process. In the 1960s, I can say there will be no green revolution had FCI had not existed. Because for the farmer, ultimately, it is procurement at remunerative price is the greatest incentive. They are producing more today because government is also procuring at a fairly reasonable price, not the price we had recommended from the Farmers Commission, but going up to that level. And therefore, we should develop, this particular board should develop a national strategy, starting with what you said, sir, about storage at the farmers level, incentives for farm level storage, farm level silos, the rural go-down scheme, which already existed. It was warned 2 years back when 61,000 tons of food grain had rotted in the year 2010, and assurance was given by the government that the storage capacity would be increased in the coming years. But the story was wastage of agriculture production continues very unabatedly, sir. The Honorable Minister has also informed last year that the storage capacity would be increased to 15 million tons through public-private partnership and silos with a capacity of 2 million tons, sir. Through private partnership, the scheme of construction of warehouses has been implemented by the government in 2008. Under this plan, it was proposed to build godowns under 7 years guarantee scheme. The FCI also sent a proposal to the government for fund allocation for creation of about 45 lakhs metric ton capacity. Therefore, I urge the government to give more importance to construction of warehouses with sufficient number, at least one in each district. And further, I urge the government, the open storage system should be abolished. If needed, it should be only on temporary basis, covered with waterproof tarpaulin and one time of open storage of certain food grains like paddy and wheat should not exceed 1 month. The government should also introduce a separate budget system for agriculture and animal husbandry. We are not providing food security to the people of India after 65 years of independence being a welfare state. Sir, when this came to my mind, I conclude, I think
problem lies there, where and what is the reason people are starving. We should find out that first. Now, what are the cause of poverty in the gramo, the village? What is the poverty? What is the cause of the poverty? For which terrorism, Naxalism and Maoism is growing day by day. And it became a stress to the nation. It's time for us to look at issues and think out of the box than in the traditional ways. Number one, the priority should be given to crop planning. We don't do crop planning, so a lot of farmers do copycat, what is known as copycat farming, as a result of which we have a surplus yield. I don't think we should complain about the problems of plenty, because today we can afford to feed our nation across the board. And for us, even if your hectares have not increased, it is because of the better quality seed that is available, more awareness on growing technologies, that we are able to produce so much of our food crop. Now, someone was objecting to FCI purchasing grain. Please do not stop that. It is just the lifeline that we as farmers depend on. When we give you a bumper crop, bad enough we lose everything when the rains are not there, when there is excess rain. Every other factor in environment hurts us. And when we produce good grain, even then we cannot wipe out our debt, because you don't get a remunerative price. That is the market economics. Someone was asking about raising the minimum support price. आप जितना minimum support price बढ़ाते जाएंगे, उतना copycat farming होते जाएगी. Yeah, we are in a very paradox situation. We have got the record production of food grains on one side. On the other side, the per capita availability of food grains are declining. According to the reply in this house on the in December 2011, per capita availability in 2006 was 445.3 grams, but in 2010 it was reduced to 438.6 grams. For the last 20 years, when we embarked on the new economic policy, production is increasing, but per capita availability of food grains are reducing. The government says that we have got enough food grains in the godowns. We have got enough buffer stock. At the same time, they are reducing the food grain allotment to states like Kerala. In Kerala, Minister Novel, the APL quota was reduced by 85%, and still now government is not reduced to ready to restore and ensure the food security in Kerala. I think there is a concerted effort on the part of government to weaken the FCI, weaken the food, public distribution system in tune with the neoliberal economic policy. It is because of Honorable Minister Thomas, K.V. Thomas is honest enough to concede today, as my previous speaker was telling, that it is no necessity to strengthen and expand the working of FCI.
I think it is for the first time in this house, in Parliament, a minister, a food minister saying that there is no necessity for expanding FCI. What it shows? We have to see this statement in the background that Honorable Mr. Naresh Agarwal mentioned about the committee with Ambani and Godrej entrusted the government to study and propose the proposal to food processing and procurement. अगर हम इस सदन में इतने लोग जिनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आपको अधिकारियों का सहयोग मिलता है, अगर 60 साल से हम देश में ये व्यवस्था ही नहीं कर पाए कि हम अनाज को ना सड़ने दें, तो शायद और कितने वर्ष इस किसान को इंतजार करना पड़ेगा कि उसका एक एक दाना जो है वो गरीब के पेट में जाए। वैसे एक कहावत भी है, वो कहते हैं कि अगर सारा माल लूट रहा हो तो आधा बांट देना चाहिए, कम से कम आधा तो बच जाएगा। अगर इस थ्योरी को ही आप सोच लो तो जितना अनाज सड़ने के कगार पर है, उस अनाज को गरीबों में अगर आप बांट देते हैं तो कम से कम जो गरीब है, हम कह सकें, अपने देश के गर्व से कह सकें कि मेरे देश का कोई व्यक्ति भी रात को बिना खाना खाए नहीं सोता। अगर ये कमिटमेंट सरकार कर ले तो मेरा ख्याल पैसे के आंकड़ों को छोड़कर अनाज की बर्बादी को हम बचा सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो शांता जी ने एक उदाहरण दिया है, एक आपको सुझाव दिया है, अगर उसको भी मान लें तो हम 6 महीने का अनाज जो है वो बचा सकते हैं। आप एक महीने का जो अनाज देते हैं वो साल में 2 बार कर दीजिए, कितना खर्चा आपका बचेगा ट्रांसपोर्टेशन का, स्टोरेज का, वो हिसाब इन्होंने आपको बता दिया है। सर, मैं आपको एक और छोटी सी बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चिंता को देखते हुए कि देश का अनाज सड़ रहा है, एक सजेशन दिया था आपको। वो सजेशन दिया था कि गरीबों में बांट दो। लेकिन पता नहीं जो सरकार ये नारा देके यहाँ सत्ता में आई कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, आज वो हाथ कहाँ गया? कम से कम सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन मानकर ही आप वो अनाज जो है वो गरीबों में बांट सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो अनाज का मामला है, ये भारत के सत्ता संचालकों, धनी अफसरों और उनकी विश्व दृष्टि का एक कुपरिणाम है। यह वह देश है जहां पे गाड़ियों के भंडार के लिए कभी जगह और निर्णय लेने की कमी नहीं होती। यह वो देश है जहां पे करोड़ों बोतल शराब के भंडारण के लिए कभी समस्या नहीं हुई, कभी चर्चा नहीं हुई, कभी जगह की कमी नहीं हुई, कभी पैसे की कमी नहीं हुई। यह वो देश है जहां पे 30 लाख लोग देश में अनाज होते हुए भी अंग्रेजों द्वारा निर्मित कृत्रिम भूखमरी का शिकार होकर मर गए थे, तड़प तड़प कर भूखमरी के शिकार हुए थे। और ये वह देश है कि जहां मार्च 2012 में असम प्रदेश में वहां के समाचार पत्र इस शीर्षक के साथ भूख से मर रहे बागीचे के कार्यकर्ताओं की खबर छापते हैं, डेथ ऑफ द वैली ऑफ डेथ, द प्लाइट ऑफ टी लेबरर्स इन असम्स भूबन वैली। ये उस देश की कथा है कि जहां पे अनाज कम नहीं है, लेकिन अनाज को वितरित करने की व्यवस्था इतनी भ्रष्ट और इतनी अमीर सामंती दृष्टि वाले लोगों के हाथ में है कि जो शराब बनाने के लिए लाखों टन अनाज को नष्ट कर देना ज्यादा उचित समझते हैं। महोदय सर, ये मैं बताऊं कि देश में जो कुल भंडारण की क्षमता मात्र 76% ही है सर, जो उत्पादन होता है हमारे यहाँ, और लगभग 24% अनाज जो है भंडारण के उचित अभाव की वजह से बिल्कुल सड़ जा रहा है। अगर सर ये 24% जो अनाज सड़ रहा है, अगर हमारे देश में लगभग गरीबी रेखा से नीचे जो आकलन है एक मोटे तौर पर 25% आबादी है, और आबादी पर ठीक से व्यवस्था करके मैं समझता हूँ कि प्रबंधन अगर ठीक हो और गरीबों को अनाज अगर पहुँचाने का काम किया जाए तो एक बड़ी राहत का काम होगी सर। मगर इस ओर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, और एक तरफ अनाज सड़ रहा है और दूसरी तरफ गरीब लोग परेशानी हालत में हैं। सर, मैं आपको बताऊं कि आज पूरे देश में 3 व्यवस्था है जिसके माध्यम से
हम अनाज का स्टोर करते हैं, एक FCI के माध्यम से, सेंट्रल वेयरिंग कॉर्पोरेशन के माध्यम से और स्टेट वेयरिंग कॉर्पोरेशन जो है उसके माध्यम से। पर मैं समझता हूं कि ये नाकाफी है। केंद्र सरकार को एक पॉलिसी बनाना चाहिए ताकि ब्लॉक लेवल पर एक खाद्यान्न भंडारण की व्यवस्था करे, वहां गुडाउन बनाने का काम करे और सिर्फ गेहूं और चावल के लिए नहीं सर, बड़े पैमाने पर साग सब्जी भी जो उत्पादन होता है सर वो भी बर्बाद हो जाता है और बिचौलियों के माध्यम से मैं समझता हूं कि उसका शोषण होने का काम करता है, क्योंकि उचित कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, जिसके वजह से औने पौने रेट में बिचौलिया जो है किसानों से कम मूल्य पर लेकर के और अधिक मूल्य पर दे करके किसानों का शोषण हो रहा है। इससे मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी कि निश्चित तौर पर आप ब्लॉक स्तर पर कोल्ड स्टोरेज बनाने की व्यवस्था कीजिए। Mr. Bajia. First, sir, Food Corporation of India, who is looking after the storage facility in our country, sir. But storage policy belongs to the Food Corporation of India is very narrow, sir. So government must have some ambitious plan. Government should take it seriously, sir. Secondly, sir, State Warehousing Corporation, who also played a leading role in the storage facilities in our country, sir. But due to the lack of the fund, due to the lack of budgetary provision, State Warehousing Corporation of the state is facing a serious problem, sir. Yes, sir. Cold storage facility is the call of the hour, sir. Due to the shortage of the cold storage facility, our farmers destroying their production, sir, particularly potato and the tomato and gobi, sir. So government of India took some ambitious plan, sir, for this storage cold storage. So last region I have given, Tarun Vijay has given an important reference about the my state. Due to the shortage of the food grains, people are died, sir. Sir, one thing, sir. Problem of Assam known to everybody, sir. Every year, due to the flood, sir, hectares of cultivated land totally destroyed in our country, sir. And everywhere, due to the lack of storage facility, lakhs of tons of, sir, cultivated product is destroyed. Sir, I wish to start from the production scenario of the country. Sir, in 2009-10, our total production of rice and wheat was to the tune of 160.89 million Honorable Thomas, 1 second. Honorable Member, special mention after the Minister's speech, special mention will be allowed to be read. Please. Sir, in 2009-2010, Please. our production of rice and wheat was to the tune of 160.89 million tons, which this year has reached to a record production of 193.64. Sir, as an Indian, I am very proud because this nation, within a period of 65 years, could produce food grains not only sufficient for our people of this country, which comes to 120 crores, but also we could export. This year around 44 lakh tons of rice has been exported under OGA, and about 8 lakh tons of wheat has been exported under OGA. So we should remember 65 years back when we got independence. I am coming from a small fisherman village. We had to wait for rice for the ships to come from Burma. We had to wait for PL 480 American wheat. From those periods, we have come to a stage, we have got plenty. I know this is a problem of plenty. Sir, we have to find ways and means how this problem of plenty has to be tackled. Sir, one is the issue of procurement. See, N.K. Singh and Swaminathan
referred to procurement. Sir, if you look at the earlier estimates, FCA was procuring about 20-25% of what we produce. From that stage, this year, our procurement is to the tune of 34 to 35%. So this is a huge procurement. Sir, in physical terms, for our public distribution system, we need around 55-60 million tons. And even if the food security bill, when it is going to be implemented, it will be around 63 million tons. That is what I said in the case of FCA management. We didn't say that FCA will not be modernized. What I said is, there need not be any special mechanism for FCA. FCA is getting modernized. Sir, McKinsey has been entrusted for modernization process of FCI. Back, about 5 years back, our strength from 55,000, it was brought down to 30%. And we have been managing with this decreased strength. But Honorable Finance Ministry has agreed, and we have started recruitment. We are adding from this 30,000 strength, we are adding another 10,000 strength now. Step by step, we are going to strengthen FCI. It got modernized. Almost all our godowns are computerized. Sir, very often we have been criticized for the damage of food grains. Still, I want to stress the point that all these news of lakhs and lakhs of tons of food grains get damaged, I cannot agree with that. I have stated in the House that in 2002-2003, the quantity of damaged food grains was 1.35 lakhs, which has come to 0.03 lakhs. I request the honorable members, please verify in your FCA godowns in your respective states. Please verify. We have constituted a consultative committee with one of the MPs as the chairman and honorable citizens, including the media persons in every state. We are going to strengthen this FCA consultative committee. Let the system be transparent. I don't trust upon my data, but this is the data I have got. And I am not blaming any media.